जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 10 त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता में जो आयत रेक्टेंगल क्या होता है। इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और आयत से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आज की क्लास में कराएंगे। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आप अच्छे से देख पाएंगे, और सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा चैप्टर वाइज, वहां से भी आप देख पाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए आयत। आयत रेक्टेंगल वास्तविकता में होता क्या है लिखिए, फिर मैं समझाता हूं। लिखिएगा, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। उसे आयत कहते हैं। कह रहा है चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं आकृति बना रहा हूं ये हमारा आयत है। ABCD क्या कह रहा है? चार भुजाओं से घिरी वह आकृति। देखिए चार ABCD चार भुजाओं से घिरी आकृति मतलब बंद आकृति है, जिसकी आमने सामने मतलब AB और CD आमने सामने मतलब अपोजिट साइड्स की बात कर रहा है, और AD और BC आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो AB और CD आपस में बराबर होंगी, और क्या AD और क्या BC आपस में बराबर होंगे, और बराबर होने के साथ साथ AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा। तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब एंगल जो A होगा ये भी 90 का होगा, एंगल B भी 90 का होगा, एंगल C भी 90 का होगा, एंगल D भी 90 का होगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? यानी कि यहां से कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? भुजा AB जो है वो किसके बराबर होगी? भुजा CD के, और साथ में क्या होंगे? ये पैरेलल भी होंगे, तथा AB पैरेलल CD भी होगा। और भुजा जो CD होगी, अच्छा CD तो बात हो चुकी ना,
भुजा AD जो होगी वह भुजा BC के बराबर होगी तथा AD पैरेलल BC भी होगा। मतलब यदि AB 2 सेंटीमीटर है तो CD भी 2 सेंटीमीटर होगा। यदि AD 1 सेंटीमीटर है तो BC भी हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? समझ पाए? जैसे क्या AB मैंने कहा 5 सेंटीमीटर है तो DC भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और यदि AD 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर होगा? और कह रहा है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि एंगल A भी 90 का होगा, एंगल B भी 90 का होगा, एंगल C भी 90 का होगा और एंगल D भी 90 का होगा। सारे एंगल 90-90 के होंगे। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो लिख सकते हैं क्या, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। ठीक। अच्छा, एंगल A को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, एंगल DAB। क्या? DAB। ठीक है, तो आपको पता है DAB मतलब DA भुजा और AB भुजा से मिलकर ही बना है। क्या? जो एंगल A है वो DA और AB भुजा से मिलकर बना है, और जो बीच में लिखा जाता है वो हमारा कोण होता है। मतलब D और B सपोर्ट के लिए आए हैं, जो बीच में लिखा जाता है वह कोण होता है हमारा। इतनी बात क्लियर हो रही? जैसे एंगल B को लिखना है तो एंगल B को, ये एंगल A के बराबर हो जाएगा। एंगल B को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल ABC बराबर एंगल B, मतलब ABC, या इसको CBA भी लिख सकते हैं। मतलब इसके जो बाहर के सपोर्टर हैं इनके यदि क्रम चेंज भी हो जाएंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको DAB कहें या BAD भी लिख लें, शुरुआत से BAD भी पढ़ें तब भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो बीच वाला ही माना जाएगा। एंगल C है तो एंगल कैसे, BCD, ये भी C हो जाएगा, और एंगल क्या, ADC, ये हमारा एंगल D के बराबर हो जाए, या CDA, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए हमने कहा एंगल, चाहे यही लिख लीजिए आप, एंगल DAB बराबर एंगल ABC बराबर एंगल BCD बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसको रब करूं, इतना नोट करिए। चलिए नोट करिए फटाफट इतना। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट में लिखिएगा, एक 2 नोट पॉइंट लिखिएगा। तो ये तो आप डिफिनेशन में लिख दें, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। आप ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। यदि हम A को C से मिला दें तो हमारा विकर्ण कहलाएगा, और क्या B को D से मिला दें। A को C से मिलाया और B को D से मिलाया तो ये AC और BD जो विकर्ण है, तो लिखोगे विकर्ण AC तथा BC आपस में बराबर है। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। दोनों विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। समान होती हैं। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं, यानी हम कह सकते हैं AC जो होगा वह BD के बराबर होगा। विकर्ण जो AC होगा विकर्ण BD के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के लिखिए, भी समझाता हूं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या कह रहा है, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि हम मान लेते हैं बीच में, यहां पर जहां काट रहे हैं बिंदु E है,
कौन सा बिंदु, जहां एक कट कर रहे हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को मिले तो बिंदु ए है। यानी पहली बात तो आयत के दोनों विकर्ण यानी कि AC और BD बराबर होंगे। और अगली बात क्या है, सम विभाजित करते हैं। सम विभाजित मतलब क्या, सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित मतलब बांटना। यानी कि आयत के जो दो विकर्ण होते हैं दो बराबर भागों में बढ़ते हैं, जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं। मतलब यदि AC 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो AE आपका 2 हो जाएगा और EC आपका 2 हो जाएगा। यदि मान लेते हैं BD की लंबाई कितनी 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, तो क्या BE आपका 3 हो जाएगा और DE 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और जैसे मैंने क्या AC 4 माना तो BD भी 4 होगा, क्योंकि आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है। मैंने अलग अलग मान के बता दिया। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ बात? तो आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कह सकते हैं क्या, जो AE बराबर होगा किसके, CE के, और BE के, और DE की। AE जो होगा वह CE के बराबर होगा, BE के भी बराबर होगा और DE के भी बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। परंतु ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं। तो परंतु मतलब 90 डिग्री पर, परंतु ये विकर्ण समकोण पर नहीं काटते हैं, परंतु ये समकोण पर नहीं काटते हैं। इसका मतलब क्या है, काटते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब जो ये कोण बनेगा यहां पर, इधर बनेगा, ये 90 डिग्री का नहीं बनेगा, कोई दूसरा कोण होगा 90 का नहीं होगा। ये कहने का मतलब है समकोण पे नहीं काटते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो एंगल बनेंगे वो 90 के नहीं होंगे। और एक चीज और देखिएगा, मैं बोल दूं लिख लेंगे, जगह नहीं है, चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको। 2 पॉइंट लिख लिए ना, चलिए इसको रफ करता हूं, इसी में तीसरा पॉइंट ऐड करता हूं। देखिएगा अभी, ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट, कहता है आयत के चारों अंतः कोणों का योगफल। अच्छा, आयत के चारों कोणों का योगफल लिखे, अंता ना लिखे तब भी वो अंता ही माना जाएगा। आयत के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री या 360 डिग्री, और 360 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 समकोण। ये चीज इंपॉर्टेंट है, 360 को क्या लिख सकते हैं, 4 समकोण। त्रिभुज जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था उसके त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो वहां पर आप 2 समकोण लिख लीजिए। 180 मतलब 2 समकोण। 4 समकोण का मतलब क्या, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, इसलिए 4 समकोण का मतलब कितना, 9 चौक 36, 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा? इसीलिए मैंने इसको लिखा दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आयत के चारों अंतःकोणों का योगफल 4 समकोण होता है, ये नोट कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी बात आयत पर, नोट कर लीजिए। आप देखिएगा, नोट करिए। अच्छा चलो लिख लो। तो 3 ही नोट पॉइंट हो गए। चलिए सूत्र देखिएगा इसके बाद, इसको रफ करूं। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंची है तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अब देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए महत्वपूर्ण सूत्र। आयत से संबंधित दोस्तों जो सूत्र हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा सूत्रों पर। देखिएगा
पहला सूत्र देखिए, पहले देखिए आयत, अभी आयत बनाया था, दोबारा बना देते हैं। ए बी सी और डी एक आयत है। पहला सूत्र आपसे कहता है आयत का क्षेत्रफल। तो भैया ध्यान समझिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, पर यहाँ तो हम आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि हम मान लेते हैं आयत की लंबाई, ये लंबाई होती है चौड़ाई होती, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि हम लंबाई l मान ले, चौड़ाई b मान ले, देखिए यदि ये l होगा तो ये भी l होगा, यदि ये b है तो ये भी b होगा, तो क्या कह सकते हैं, l इंटू बी। ठीक है। अगला दूसरा, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो भैया आयत का जो परिमाप होता है, ये दोस्तों मैंने बता रखा है, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो, उसकी जो बाहरी भुजाएं हैं सभी को ऐड कर दीजिए। तो ए बी बी सी सी डी डी ऐड करिए। तो ध्यान सुनिएगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए जब ऐड करेंगे तो ए बी आपका कितना एल, बी सी कितना आपका बी, और सी डी कितना होगा सी डी, क्योंकि ये एल है तो ये भी एल होगा, क्योंकि आमने सामने की बजाय बराबर होती, और डी ए कितना ये भी, इसलिए ये भी बी हो जाएगा। अब देखिए एल एल कितना 2l हो गया, और बी भी कितना 2b हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई, l का मतलब क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लगा सकते हैं, यदि आपको फार्मूला ध्यान में है तो इस तरीके से लगा लिया, नहीं याद है तो आप इस तरीके से सभी भुजाओं को ऐड कर लें। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, रब करो इसको। अब देखिएगा आयत के विकर्ण की बात कर लेते हैं। आयत के विकर्ण, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा फार्मूला, आयत का जो विकर्ण होता है कैसे निकालते हैं। तीसरा, आयत का विकर्ण, आयत का आपसे पूछे विकर्ण बताइए, तो आप जानते हैं आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो निकालने के लिए क्या, अंडर रूट एल का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब आपको दोनों की लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई पता है तो निकाल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लेंथ पता है विड्थ पता है, तो आप आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं एल इंटू बी। क्लियर होगा। चलिए ये तीनों नोट करिए, फिर प्रश्न देखते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, रफ करो। चलिए आपसे पहला प्रश्न कह रहा है, वैसे तो इस लेक्चर का पहला प्रश्न होगा, वैसे त्रिभुज में टोटल मैंने 12 प्रश्न कराए हैं, तो उसी के आगे से मैं प्रश्न संख्या डलवा रहा हूं 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, बढ़िया प्रश्न है और आसान है। आपसे कह रहा है यदि किसी आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 45 मीटर है
और कह रहा है चौड़ाई 30 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र भी बना लीजिए, चित्र नहीं बनाएंगे डायरेक्ट भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लगाएंगे, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है भैया, आयताकार खेत की लंबाई, तो क्या आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, और लंबाई को हम यदि L से डिनोट कर लें तो कितना हो जाएगा, L बराबर 45 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखोगे आयताकार खेत की चौड़ाई, चौड़ाई B बराबर कितना, 30 मीटर, 30 मीटर है। और नीचे लिख लीजिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहां पर तो आयत का क्षेत्रफल नहीं, यहां लिख लीजिए तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ऐसे लिखिएगा, हो तो आयताकार खेत, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे लिखेगा आयताकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भैया आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वही लगाइए। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। L कितना आपका 45 और B कितना 30, तो कितना हो जाएगा 0, तो ऐसे ही हो जाएगा। और 3 बचे 15, 3 चक्कू 12, 1 13, क्लियर हुआ। 1350 वर्ग मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पर आपसे और पूछा था परिमाप, तो लिखोगे आयताकार खेत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, अभी मैंने लिखाया, तो 2 ब्रैकेट में L कितना आपका 45 प्लस 30, यानी कितना 2 गुणे 45 30, तो कितना 75 भाई, 5 0 5 हो जाएगा, 4 3 7 75, और 75 दूना 150 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भैया, ये वर्ग मीटर, जब क्षेत्रफल होगा तो मात्र वर्ग मीटर लिखा जाएगा, जब परिमाप होगा तो मीटर लिखा जाएगा, क्योंकि परिमाप एक तरीके से लंबाई ही है। चलिए नोट करिए, बढ़िया, नीचे लिख लीजिएगा इसके। अतः आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1350 वर्ग मीटर और आयताकार खेत का परिमाप बराबर 150 मीटर। इस तरीके से आप नीचे लिख लीजिए, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर आपसे कह रहा, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर तथा चौड़ाई 55 मीटर हो तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, रब करूं, अगला देखिएगा 14 के बाद 15 नंबर, 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर पे क्वेश्चन आपसे कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल इस बार दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर। आगे कहता है यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी
चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी आसान है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। रब करूं, दोस्तों वीडियो को अपने अपने हिस्सा से शेयर जरूर करते रहिए। हाँ तो क्या कह रहा है, क्या दिया है, दिया है क्या भैया, एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर भैया है, ये दिया है। और एक चीज दे रखी है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, आयत की चौड़ाई। तो मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई बराबर L सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। इससे तो परिचित है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इस बार आपको दे रखा कितना, 48। तो 48 बराबर L कितना आपका, अच्छा पता नहीं तो L ही रहेगा, पर B कितना 48। तो जो गुणे में वो कहाँ जाता है, बटे में। नहीं B आपका 8 है, B कितना आपका 8 है। तो यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा, 48 बटे 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48। L बराबर, नहीं भैया उसकी चौड़ाई पूछा है, सॉरी चौड़ाई को B से कहते हैं ना, तो B लिखिए यहाँ पर, थोड़ा यहाँ से चेंज करिएगा। 8 गुणे B, ठीक है। लेंथ को हम काय से लिखते हैं, L से, ठीक। तो यहाँ पर B बराबर, तो B बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः आयत की चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न लगते हैं, चलिए नोट करिए। अगला 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई हम फिर से 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज मैंने आप सभी मित्रों को समझाने का प्रयास किया कि आयत वास्तविकता में होता क्या, किसे कहते हैं, है कि नहीं, और उससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट लिखाए। नोट पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि वहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और जो मैंने प्रश्न 2 आपको दिए हैं उन 2 प्रश्नों को दोस्तों लगाइएगा और उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी ये भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारा और आपका जुड़ने का मात्र एक यही तरीका है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में आप सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं। मैं जो सिखा रहा हूं आप सीख पा रहे हैं। और जब हमारा आपका संवाद कमेंट के माध्यम से होता रहेगा और आप प्रश्नों के उत्तर जो मैं समझाता हूं और उसके बाद जब आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं
तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वास्तविकता में हमारे जो मित्र हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, और कल का लेक्चर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल एक बेहतरीन प्रश्न आय से संबंधित आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।